आफ्टरनून एवरीवन। चलो लेट्स स्टार्ट विथ योर एक्सरसाइज 4.4। 4.4 के कुछ बेसिक कंसेप्ट्स है जहाँ पे हम लोग ये सीखेंगे कि एप्लीकेशंस क्या होता है डेरिवेटिव का इन इकोनॉमिक्स। ठीक है, मतलब यहाँ पे कुछ आप डिमांड सप्लाई ये सारी चीज़ों के बारे में बात करोगे। ठीक है, डिमांड सप्लाई कॉस्ट हो गया, प्रॉफिट हो गया, वो याद है ना। चैप्टर नंबर आई थिंक 3B, चैप्टर नंबर 3A या 3B है आपका, जिसमें मैंने आपको 3B है या फिर चैप्टर 4 है। ठीक है, 3 और 4 में से कुछ एक चैप्टर है जहाँ इकोनॉमिक्स में, जहाँ पे मैंने आपको ये बताया था कि टोटल कॉस्ट क्या होता है, टोटल रेवेन्यू क्या होता है, मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है। डिड यू रिमेंबर दोस चैप्टर्स? याद आ रहा है? इकोनॉमिक्स में भी अपन ने किया था इस तरह के फॉर्मूले थोड़े बहुत। यस और नो? याद आ रहा है? ओके, तो बट ठीक है, अगर वो याद नहीं है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो आ जाओ। नाउ देर आर सम इम्पॉर्टेंट फंक्शंस, कुछ इम्पॉर्टेंट फंक्शंस है, जैसे कि पहले तो एक बात सुनो, आप लोगों को ना यहाँ पे जो भी टर्म्स यूज होंगे पहले वो लिखो फटाफट से, इसी बॉक्स में लिखो। एवरीवेयर डी विल बी यूज, डी इज योर डिमांड। जहां जहां डी यूज होगा उसका मतलब क्या हो रहा है? डिमांड। जहां पे पी यूज होगा उसका मतलब क्या हो रहा है? प्राइस। जहां पे सी यूज होगा उसका मतलब है टोटल कॉस्ट। ठीक है जी, टोटल कॉस्ट। जहां पे एस यूज हो रहा है उसका मतलब क्या है? सप्लाई। ठीक है, वेयर आर इज यूज इट मीन्स टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू फॉर आर। अच्छा, मार्जिनल मतलब जहां पे भी मार्जिनल आएगा ना, मान लो आपको मार्जिनल कॉस्ट निकालने बोल रहा है, मार्जिनल डिमांड निकालने बोल रहा है। ठीक है, तो वहां पे आप क्या करोगे? डिफ्रेंशिएट करोगे। क्यों मैडम डिफ्रेंशिएट क्यों करेंगे? क्योंकि देखो मार्जिनल मैंने बताया था स्मॉल चेंज इन क्वांटिटी, स्मॉल चेंज इन क्वांटिटी अपॉन प्राइस। डिमांड क्या होता है? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन चेंज इन प्राइस। तो ये जो चेंज है क्या है? इट्स अल्टीमेटली इट्स द स्मॉलेस्ट चेंज, अल्टीमेटली इट्स डी बाय डीपी। मतलब आप प्राइस को डिफ्रेंशिएट करोगे क्वांटिटी से, डिमांड से। आप डिमांड को किससे डिफ्रेंशिएट करोगे डियर? प्राइस से। क्यों? बिकॉज डिमांड इज योर डिपेंडेंट। जो डिमांड है वो आपके किस पे डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स अपॉन द प्राइस। डिमांड इज योर फंक्शन ऑफ प्राइस। समझ में आ रहा है? चलो ठीक है, अभी सिर्फ इतना ध्यान रखो, ये वाला पार्ट मैं आपको अच्छी तरह से बताती हूँ। पहले सिर्फ इतना ध्यान रखना, जहां जहां पे भी आपको वो मार्जिनल वाला कंसेप्ट बोलेगा ना, वहां पे हम लोग उसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्योंकि मार्जिनल मतलब स्मॉल चेंज, और यही चेंज को अपन बोलते हैं dy बाय dx। याद आ रहा है? बेसिक लेक्चर जाओ जरा, आपको ध्यान में आएगा। स्मॉल चेंज, यस और नो? स्मॉल चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू स्मॉल चेंज इन x, dy बाय dx करते थे, क्या है वो? अल्टीमेटली वो यहाँ पे हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। यस और नो गाइस? क्लियर दिस टर्म? याद आ रहा है? ओके ओके। अच्छा, फिर उसके बाद में ना तुमको एक ऐसा दिया जाएगा, सप्लाई इज इक्वल टू जीपी, डिमांड इज इक्वल टू एफपी। ठीक है, मुझे एक बात बताना, एफ ऑफ एक्स क्या होता है? व्हाट इज योर एफ ऑफ एक्स? फंक्शन ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ पी क्या होगा? फंक्शन ऑफ पी। जी ऑफ एक्स क्या होता है? अनदर फंक्शन है वो एक्स का, अनदर फंक्शन विच इज इन टर्म्स ऑफ योर एक्स। तो जीपी क्या हो जाएगा? ये एक अनदर फंक्शन है विच इज इन टर्म्स ऑफ योर प्राइस। गॉट इट? ये क्लियर है? इसको कैसे अंडरस्टैंड करते हैं? तो ये कहीं पे रफ में ऐसे लिख के रखो। डी क्या होता है? डिमांड होता है। पी क्या होता है? प्राइस होता है। सी टोटल कॉस्ट, एस सप्लाई, आर रेवेन्यू, एम जहाँ पे जहाँ जहाँ मार्जिनल आएगा वहाँ वह डिफ्रेंशिएट करना ही है। क्यों मैडम? क्योंकि चेंज इन एक्स, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स है। ठीक है, तो जो चेंज होता है उसी को आप डी वाई बाई डी एक्स ही तो बोलते हो। ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी बेसिक्स के लेक्चर में आपको कवर किया। ओके, एंड दिस इज योर फंक्शंस ऑफ फंक्शन है, ये फंक्शन ऑफ प्राइस है। जैसे फंक्शन ऑफ एक्स था, फंक्शन ऑफ प्राइस है। अब ये क्यों है ये अभी बाद में मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, प्लीज टेल मी, ये पार्ट आपको समझा क्या? दिस पार्ट क्लियर? एवरीवन क्लियर है? ओके, नाउ देर आर सम इम्पॉर्टेंट फंक्शंस इकोनॉमिक्स में जो हम लोग रेगुलर बेसिस पे यूज करना है, विच इज योर से डिमांड फंक्शन क्या हो जाएगा? व्हाट विल बी योर डिमांड फंक्शन?
क्या हो जाएगा डिमांड फंक्शन गाइस? डिमांड फंक्शन क्या होगा? डिमांड किस पे डिपेंडेंट होता है? जैसे हम लोग y बोलते थे, y इज विथ रिस्पेक्ट टू x हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देते हैं वी से कि भाई y जो है इज योर एफ एक्स। y क्या था आपका? एफ ऑफ एक्स था, कुछ फंक्शन थे x में, तो y आपका x जो था वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, y जो था वो डिपेंडेंट वेरिएबल था। y इज डिपेंडेंट ऑन x, इसलिए आप क्या करते थे? y को डिफ्रेंशिएट करते थे विद रिस्पेक्ट टू x। बट हमारे केस में डिमांड हमेशा प्राइस पे डिपेंड होता है, यस और नो? मतलब कैन आई से डिमांड इज डिपेंडेंट ऑन प्राइस? तो कैन आई से डिमांड विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस? डिफ्रेंशिएट करेंगे हम लोग डिमांड को प्राइस के कम टर्म्स में, यस और नो? समझ में आ रहा है? डिमांड को किससे डिफ्रेंशिएट करोगे? प्राइस के टर्म्स में। क्यों? क्योंकि जो डिमांड है वो डिपेंडेंट होता है तुम्हारे प्राइस पे, सिंपल, डन। ओके, तो डिमांड क्या हो जाएगा? फंक्शन ऑफ पी एक्स है, ठीक है, डिमांड इज फंक्शन ऑफ पी एक्स। अच्छा, मार्जिनल डिमांड मतलब डिफ्रेंशिएट करो इस डिमांड को, ये जो डिमांड आया ना इसी डिमांड को डिफ्रेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू योर प्राइस, ये हो जाएगा तुम्हारा मार्जिनल डिमांड। डिमांड क्या होगा? फंक्शन ऑफ प्राइस, और मार्जिनल बोला तो जहां जहां मार्जिनल है वहां वहां पे वो है आपका डिफ्रेंसिएशन। क्लियर? नाउ सप्लाई फंक्शन, अगेन उसका वो भी कुछ फंक्शन है विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस, ओके, कुछ दिया होगा आपको। मार्जिनल सप्लाई निकालना है तो डी बाई डी पी ऑफ एस, क्योंकि सप्लाई इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन, डिपेंडेंट है वो प्राइस पे, तो कहना है से सप्लाई को डिफ्रेंशिएट करूं मैं विथ रिस्पेक्ट टू पी, वही तो किया, डी बाई डी पी ऑफ एस। क्लियर एवरीवन? ये दो पार्ट क्लियर है, डिमांड फंक्शन, सप्लाई फंक्शन, और उसी के नीचे तुम्हारा मार्जिनल डिमांड, सप्लाई डिमांड, ये भी क्लियर है, मार्जिनल सप्लाई, यस, थर्ड। ओके, नाउ अब बात आती है तुम्हारे कॉस्ट फंक्शन की। कॉस्ट क्या होता है यार? अब तुम्हारा देखो फंक्शन बोल रहे हो आप, ऑब्वियसली इट विल बी इन टर्म्स ऑफ योर एक्स, ठीक है, जहां पे एक्स क्या हो जाएगा तुम्हारा, लेट से कि एक्स है तुम्हारा नंबर ऑफ क्वांटिटी प्रोड्यूस, तुमने कुछ 1000 क्वांटिटीज अगर आपने प्रोड्यूस किया, एक्स क्या है? नंबर ऑफ क्वांटिटीज प्रोड्यूस्ड, तो कॉस्ट कितना हो जाएगा? जितनी क्वांटिटी, मुझे बताओ टोटल कॉस्ट निकालना है, टोटल कॉस्ट फंक्शन निकालना है, ये क्वांटिटी कितनी प्रोड्यूस किया, कितना पेन प्रोड्यूस किया, और उस एक पेन की कॉस्ट, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? जितने कॉस्ट पेन प्रोड्यूस किया उसी के बेसिस पे ही होगा, तो दिस विल बी योर फंक्शन ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, यस और नो? अरे बाबा, जैसे डिमांड प्राइस पे डिपेंडेंट था, जैसे आपका डिमांड जो था वो प्राइस पे डिपेंडेंट था, तो तुम्हारा जो कॉस्ट है वो नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस पे डिपेंडेंट है या नहीं है? बोलो, ये समझा? टोटल कॉस्ट कितना आएगा, कितने यूनिट बनाए वो बता दो, हम आपको टोटल कॉस्ट निकाल देंगे तुरंत के तुरंत, अभी के अभी, यस और नो? तो मार्जिनल कॉस्ट क्या हो जाएगा? वापस से वही, किस पे डिपेंडेंट है वो? एक्स पे, तो किससे डिफ्रेंशिएट करोगे आप? मार्जिनल वर्ड आया मतलब डिफ्रेंशिएट होगा डी बाई डी एक्स ऑफ सी, डी बाई डी एक्स ऑफ सी, जहां जहां मार्जिनल वहां वहां डिफ्रेंसिएशन, और किस पे डिपेंडेंट है? एक्स से, तो डी बाई डी एक्स। अगर प्राइस पे होता था तो डी बाई डी पी, अगर एक्स पे है तो डी बाई डी एक्स। क्लियर एवरीवन? गई थी फॉर्मूले में बहुत कंफ्यूजन होता है, इसलिए बेहतरीन तरह से एक बार ये फॉर्मूले समझ लो, ठीक है? ओके, नाउ ये तो हो गया यार, मार्जिनल कॉस्ट हो गई अपनी, ओके, मार्जिनल कॉस्ट हो गई। अभी हम लोग निकालते हैं एवरेज कॉस्ट क्या होती है। एवरेज कॉस्ट क्या होती है, ये कैसे निकालेंगे? एवरेज कॉस्ट कैसे निकालते हैं? ऑन एन एवरेज, एक पेन की मुझे कॉस्ट बताओ, ऑन एन एवरेज कितना कॉस्ट है तुम्हारा, कैसे निकालोगे? कि टोटल कॉस्ट कितना है और टोटल यूनिट कितनी है, ठीक है? मान लो तुम्हारी फैक्ट्री में तुमको 5 लाख रुपए का खर्चा लगा, तो वो हो गई तुम्हारी टोटल कॉस्ट, और तुमने वो 5 लाख में 5 लाख रुपए से, वो 5 लाख रुपए से आपने 10,000 पेन बनाए हैं, तो टोटल कॉस्ट कितनी हो गई? ये जीरोस कैंसिल हो जाएंगे, ये 4 जीरो, ये 4 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, एवरेज कॉस्ट कितनी हो गई? एक पेन की कॉस्ट कितनी हो गई डियर? 50 रुपीज। ये तो कॉमन सेंस है, यहाँ पे कोई डेरिवेटिव नहीं चल रहा है, इट्स योर बेसिक फॉर्मूलाज, ठीक है? दिस इज योर इकोनॉमिक्स वाला फॉर्मूला चल रहा है। क्लियर है ये पार्ट?
एवरेज कॉस्ट इज योर टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज प्रोड्यूस्ड। ऑन एन एवरेज पर पेन की कॉस्ट निकाल लिया आपने यहाँ पे। क्लियर? ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू योर नेक्स्ट टॉपिक जो कि है आपका रेवेन्यू। रेवेन्यू को किससे डिनोट किया है? आर से। आर मतलब टोटल रेवेन्यू। ओके, मुझे एक बात बताना, टोटल इनकम क्या होगी? हम लोग ये पेन मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, टोटल रेवेन्यू क्या होगा? भाई बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। रेवेन्यू ये जितना पेन अपन ने मार्केट में बेचा इनटू प्राइस। अगर मान लो अपन मार्केट में एक्स यूनिट्स बेच रहे हैं इनटू प्राइस, एक्स इंटू पी। कहना है इसे कि मार्केट में बेचा मतलब मार्केट में उतने पेन की डिमांड होगी। समझ रहे हो? मार्केट में आप वो पेन बेच रहे हो, ठीक है? मतलब मार्केट में जितने पेन की मार्केट में डिमांड है इनटू प्राइस। समझ में आ रहा है? दिस विल बी योर टोटल रेवेन्यू। तो टोटल रेवेन्यू क्या बोला है उन्होंने? प्राइस इनटू डिमांड, वेयर पी इज प्राइस एंड डी इज डिमांड। क्लियर एवरीवन? बोलो फटाफट से, टोटल रेवेन्यू क्या आ जाएगा? टोटल रेवेन्यू, अरे जितना हमने मार्केट में हमने जितना बेचा, अरे तुमने बेचा मतलब मार्केट में डिमांड है ना रे भाई। तो कहना है कि प्राइस इनटू डिमांड। यस और नो? तोड़। ओके, नाउ एवरेज रेवेन्यू निकालने बोला तो कैसे निकालोगे? व्हाट विल बी योर एवरेज रेवेन्यू? ऑन एन एवरेज रेवेन्यू बता दो। सिंपल, सिंपल है, बहुत सिंपल है। रेवेन्यू टोटल जितना रेवेन्यू आया एंड टोटल जितना डिमांड आ रही है गुड्स की, टोटल इनकम अपॉन टोटल डिमांड। ठीक है, वो जाएगा तुम्हारा ऑन एन एवरेज रेवेन्यू। वापस से कहाँ बताऊँ? ये मिटा दूँ अभी, ये पार्ट मिटा दूँ? ये सब तो बहुत बेसिक्स था, ठीक है, इसमें कुछ दम नहीं है। ये भी आपने लिख लिया, इसको मिटा देती हूँ अभी। नाउ सी, रेवेन्यू बोल रहा है, रेवेन्यू टोटल रेवेन्यू की बात हो रही है। ये एक पेन कितने रुपीस का था बताना मुझे? 50 रुपए का। तुमने टोटल कितने पेन बनाए वो नहीं, तुमने टोटल 10,000 पेन बनाए उसकी बात नहीं हो रही है। एक्स यूनिट्स प्रोड्यूस उसकी बात नहीं हो रही है। यहाँ पे बात हो रही कितनी तुमने बेचा। कितना बेचा? जितना मार्केट में डिमांड आई उतना बेचा। आपने बेचा 5,000 पेन बेचा। आपने कितने बेचे? 5,000 पेन बेचे। 10,000 में पेन आपने बनाए थे टोटल, उसमें से सिर्फ और सिर्फ 5,000 पेन की ही डिमांड आई है। और ये क्या है? प्राइस। तो प्राइस इनटू डिमांड, ठीक है, जितना बेचोगे उसी पे तो कमाओगे। तो दिस विल बी योर 50 इंटू 50, ये कितना रहेगा? 5 है तो 25, और लगा दो 3 0, 2,50,000 विल बी योर टोटल रेवेन्यू। क्लियर दिस पार्ट? नाउ लेट्स से एवरेज, एवरेज रेवेन्यू बता रहे भाई। ऑन एन एवरेज कितना कमाया तूने? देख मैंने टोटल ना 2.5 लाख रुपए कमाए हैं। ओके, ये ले 2.5 लाख लिख दिया। ऑन एन एवरेज कितना कमाया? ऑन एन एवरेज कितना कमाया? 2.5 लाख कमाया मैंने 5,000 पेन पे। समझ में आ रहा है? 2.5 लाख कमाया आपने कितने पे? 5,000 पेन पे 2.5 लाख। क्या तुमने 2.5 लाख पूरे 10,000 पेन पे कमाया क्या? अरे नहीं, 5,000 पेन पड़े अभी स्टॉक में। जो 2.5 लाख कमाया मैंने 5,000 पेन पे कमाया डिमांड पे। तो इसका फॉर्मूला याद रख लेना आप। दिस इज योर रेवेन्यू अपॉन डिमांड, आर अपॉन डी। और आर क्या हो जाता है आपका? अभी आपने देखा प्राइस इंटू डिमांड, लिखो यहाँ पे पीडी, पीडी अपॉन डी, ये डी डी कैंसिल। तो कैन आई से योर एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस? कैन आई से योर एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू योर प्राइस? डन एवरीवन? क्लियर है यहाँ तक? एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस। गाइस दिस इज द फॉर्मूला विच यू हैव टू बाय हार्ट। और चिंता मत करो, इस ये जो चैप्टर है थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। यू हैव समथिंग आई थिंक 12-13 क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, बट बहुत शांति से बहुत शिद्दत से करेंगे। सिर्फ इतने फॉर्मूले देखेंगे और कुछ क्वेश्चन करेंगे। फिर थोड़ा सा मैंने आपको और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो मैंने इकोनॉमिक्स में पढ़ा था वो वापस से पढ़ाऊंगी फॉर्मूले, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन करवाऊंगी। तो बहुत शांति से ब्रेक ब्रेक के टुकड़े टुकड़े में पढ़ेंगे अपन, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? पहला फॉर्मूला क्या पढ़ा था? एक मिनट, पहला, हाँ फर्स्ट क्या पढ़ा है आपने? डिमांड इज इक्वल टू, बोलो फटाफट से एवरीवन। गाइस रिपीट करो, नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करो, ये फॉर्मूले अभी के अभी लर्न चाहिए अपन को। डिमांड इज इक्वल टू क्या होता है? फंक्शन ऑफ प्राइस। ओके, मार्जिनल डिमांड इज इक्वल टू डी बाय डीपी ऑफ डी, डी बाय डीपी ऑफ
डी सप्लाई फंक्शन, सप्लाई फंक्शन क्या हो जाएगा, टोटल सप्लाई क्या हो जाएगी, एस क्या हो जाएगा, अनदर फंक्शन ऑफ पी, ठीक है, या एफ ऑफ पी बोल दो या फिर जी ऑफ पी बोल दो, एफ ऑफ पी ऑलरेडी यूज किया इसलिए हम लोग यहाँ पे जी ऑफ पी बोल रहे हैं, ओके। मार्जिनल सप्लाई क्या हो जाएगा, डी बाई डी पी ऑफ एस, ओके। ना टोटल कॉस्ट फंक्शन, टोटल कॉस्ट बताना रे भाई, कितनी कॉस्ट है तेरी, टोटल खर्चा कितना लगा, कितने नंबर ऑफ यूनिट्स बने, पहले इतना बता दे। तो सी इक्वल टू एफ एक्स, और मार्जिनल कॉस्ट हो जाएगा डी सी अपॉन डी एक्स, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ सी, डी बाई डी एक्स ऑफ सी, यस और नो। एवरेज कॉस्ट बताओ, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी प्रोड्यूस, और एवरेज टोटल रेवेन्यू क्या हो जाएगा, प्राइस इनटू डिमांड, यहीं पे देखो अभी के अभी किया था अपन ने, प्राइस इनटू डिमांड टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू आर अपॉन डी, ये अपने आप आ जाएगा, ठीक है, एंड ए आर इक्वल टू लास्ट में बोल दोगे पी होता है, ठीक है। नाउ टेल मी गाइस टोटल प्रॉफिट क्या आएगा, टोटल प्रॉफिट जो अभी के अभी अपन ने प्रीवियस एक्सरसाइज में लास्ट क्वेश्चन किया, टोटल प्रॉफिट क्या होता है, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, यस और नो। और रेवेन्यू क्या होता है, जिस प्राइस में तुम बेच रहे हो, कि सेलिंग गाइस एक्स इंटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस कितना यूनिट्स तुमने बेचा है और कितना उसका सेलिंग प्राइस है, माइनस एक्स इंटू कॉस्ट प्राइस पर यूनिट। ये अभी क्या ना अपने टोटल प्रॉफिट निकाला था, याद है, बट इतना ध्यान रखना, यस टोटल प्रॉफिट को आप बोलोगे पाई से डिनोट करते हो, किससे डिनोट करते हो, पाई से, ठीक है, इट्स नोटेशन टू डिनोट। डन एवरीवन, सिर्फ 4 फॉर्मूलेस किए, कितने किए अपन ने, सिर्फ 4 किए, सिर्फ 4 किए। डिमांड फंक्शन ऑफ प्राइस से तुम्हें ऑलरेडी पता था, सप्लाई भी फंक्शन ऑफ प्राइस से तुम्हें ऑलरेडी पता था, कुछ नया नहीं था। हाँ मार्जिनल डिमांड मार्जिनल सप्लाई नया था, जहाँ पे डिफ्रेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू प्राइस, डन, 2 फॉर्मूलेस डन, ठीक है। नाउ थर्ड पार्ट, टोटल कॉस्ट फंक्शन, कॉस्ट बोल रहा है, खर्चा बोल रहा है, खर्चा कितना नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस किया वो बता दे, सी इक्वल टू एफ एक्स, तो डी बाई डी एक्स ऑफ सी, ये रहेगा तुम्हारा मार्जिनल कॉस्ट, डन। एवरेज कॉस्ट क्या आ जाएगा, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस, डन, मतलब सी बाय एक्स, तो एवरेज कॉस्ट क्या आ जाएगा, सी बाय एक्स, यहाँ पे देखो जरा, सी बाय एक्स एवरेज कॉस्ट, सी अपॉन एक्स एवरेज रेवेन्यू, रेवेन्यू किस पे डिपेंड करता है बताना मुझे, एवरेज रेवेन्यू किस पे डिपेंड करता है, रेवेन्यू डिपेंड करता है तुम्हारे डिमांड पे, रेवेन्यू कितने गुड्स की डिमांड आई उस पे, तो आर अपॉन डी, जो जिस पे डिपेंड करता है उसको उससे डिवाइड कर लो, एक और शॉर्टकट ले लो, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, बस आंसर्स गलत मत। और प्रॉफिट तो तुम्हें पता है, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, डन एवरीवन। थर्ड फॉर्मूले लर्न हुए अभी के अभी, क्लास में फॉर्मूले लर्न हुए एवरीवन, यस, ओके। सो गाइस लेट्स स्टार्ट विथ योर, बाकी का कंसेप्ट मैं आपको बाद में बताती हूँ, ठीक है। नाउ एक्सरसाइज 4.4 का फर्स्ट क्वेश्चन, द डिमांड फंक्शन ऑफ अ कमोडिटी एट प्राइस पी इज गिवन एज, अच्छा ये है आपका डिमांड फंक्शन एट प्राइस पी, ओके। चेक वेदर इट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन, ये आपको चेक करके बताना है कि वो इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग फंक्शन है। लिखोगे गिवन, लिखोगे क्या, लिखोगे कि द डिमांड फंक्शन इज, ये डिमांड फंक्शन है, वो फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, उसके लिए आप क्या करते हो, ग्रेटर देन 0 होगा, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होगा तो तुम बोलोगे इंक्रीजिंग, और एफ डैश एक्स लेस देन 0 होगा तो तुम बोलोगे डिक्रीजिंग। याद आ रहा है लेक्चर, याद आ रहा है एवरीवन, ये कंसेप्ट याद आ रहा है, यस और नो। दिव्या अगर आपने लेक्चर्स अटेंड नहीं किए तो मैं आपको बता दूं, अगर एफ ऑफ एक्स मतलब डी वाई बाई डी एक्स अगर ग्रेटर देन 0 होता है ना तो आप उसे बोलते हो वो इंक्रीजिंग फंक्शन है, और अगर वो लेस देन 0 होता है तो आप उसे बोलोगे डिक्रीजिंग फंक्शन। अभी सिर्फ अगर किसी ने भी, कोई भी ऐसा बच्चा है जिसको पहले का कंसेप्ट याद नहीं आ रहा है या लेक्चर्स नहीं अटेंड किए, तो डियर दिस इज द रूल, ठीक है। अब क्लियर है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे डी बाई डी पी से। मैडम डी बाई डी एक्स से क्यों नहीं, अरे यार एक्स आपका क्या है, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड है, उससे करूँगी क्या, वो तो कॉस्ट पे डिपेंडेंट होता है, तो कॉस्ट को मैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट करूँगी, डिमांड को तो विद रिस्पेक्ट टू प्राइस ही करने वाली हूँ, बिकॉज डिमांड इज डिपेंडेंट ऑन योर प्राइस। तो डी बाई डी पी ऑफ 40 कितना हो जाएगा, 0, एंड 5/8 कॉमन निकल जाएगा, डी बाई डी पी ऑफ पी, ध्यान से देखना, डी बाई डी पी ऑफ
-5/8p ऐसा दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे d/dp, ये -5/8 को कॉमन निकाल लूँ क्या, बाहर निकल जाएगा। ku का रूल याद आ रहा है, d/dp ऑफ p 1, d/dx ऑफ x गाइज 1, तो ये सॉल्यूशन विल बी -5/8। डन एवरीवन, क्लियर है यहाँ तक एवरीवन? यस। तो मुझे बताना -5/8 मतलब इज इट योर लेस देन 0 और मोर देन 0? एफ ऑफ एक्स लेस देन 0 है तो बोलोगे डिक्रीज है, इसको बोलोगे इंक्रीजिंग फंक्शन है। लेस देन 0 है तो लिखो देयरफॉर द गिवन फंक्शन इज डिक्रीजिंग फंक्शन। डन, फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर, सिंपल था। थर्ड, ओके ओके, so guys first question done. Now let's start with your second question. Second question क्या बोल रहा है, अच्छे से रीड आउट करेंगे। The price P for demand D is given as, प्राइस P होती है पता है, डिमांड को D से डिनोट करते हो पता है, is given as P equal to A। ओके, फाइंड D, D निकालो, D equal to question mark when price is increasing, मतलब प्राइस इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, यस और नो? प्राइस जो है तुम्हारा इंक्रीजिंग फंक्शन रहेगा, बोलो, ठीक है। नाउ प्राइस किस पे डिपेंडेंट है, प्राइस किस पे डिपेंडेंट है गाइस? मुझे एक बात बताना, आपने हमेशा अपन dy/dx करता है, बट कभी dx/dy निकाला है क्या? dx/dy कभी निकालना सीखा है? किया है? ऐसे भी क्वेश्चंस किए हैं, यस और नो? किए हैं, ओके। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखना, वही चीजें हैं, वही चीजें, कंफ्यूज नहीं होना बस। द प्राइस P फॉर डिमांड इज गिवन एज, ओके, P दे दिया है आपको 183 + 120D - 3D²। मुझे सिर्फ एक बात बताओ, ये जो प्राइस है ये किस पे डिपेंड होता है? डिमांड पे डिपेंड होता है, ठीक है। तो तुम इसको किससे डिफ्रेंशिएट करोगे? d/dd ऑफ P। अरे समझ में आया क्या, यस और नो? यही तो होगा ना, बस अब जैसे क्वेश्चन करते हो करो, बिकॉज यहाँ पे भी D है, D के टर्म्स में ये सब क्वेश्चन, और यहाँ पे भी D है, चलेगा। मतलब ऐसा मान लो ऊपर भी x है और d/dx ऑफ x ही कर रहे हो आप, क्लियर। नाउ 183 का क्या कांस्टेंट है मैडम? 0, हाँ जी। 120D मतलब 120, और ये -3D² मतलब 3 तो बाहर जाएगा, D² का हो जाएगा 2D, 2x, ठीक है, x² का 2x। चलो जी, अब क्या करोगे आप? -6D + 120 इज इक्वल टू योर d/dd ऑफ dp। बोल दिया, क्या बोल दिया? प्राइस जो है वो इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग मतलब है, मतलब ये जो तुम्हारा d/dd ऑफ p निकाला है आपने, ये ग्रेटर देन 0 होगा, यस और नो? लिख लो फटाफट से, -6D + 120 ग्रेटर देन 0, यहाँ से 6 कॉमन निकाल रहे हैं अपन, -6 कॉमन निकाल दे, चलो यहाँ से 6 कॉमन निकाल लो, तो क्या हो जाएगा ये -D, और ये क्या हो जाएगा 6 × 2 = 12, 20 ग्रेटर देन 0, ये 6 जाएगा तुम्हारा राइट हैंड साइड, तो क्या हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा -D + 20 ग्रेटर देन 0। नाउ अगर यहाँ से हम लोग माइनस कॉमन निकाले तो क्या हो जाएगा? तो भी सेम आना है, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, जो -D है ऐसे लिख लो, -D ग्रेटर देन -20, ये 20 इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? अपोजिट साइड, और एल्स, एक सेकेंड, यहाँ पे माइनस कौन से साइन पे? ये वाला साइन है ना। कैन आई राइट एज योर 20 को, मैं अगर ये -D को यहाँ भेजूँ तो ये D होगा क्या? यस और नो? यही आएगा। अब एक चीज नोटिस करना, जो बीच वाले जो ग्रेटर देन साइन है वो कभी चेंज नहीं होते हैं,
ठीक है, ये बहुत बच्चों के मन में एक मिसकंसेप्शन होता है कि अच्छा माइनस साइन का इधर जाएगा तो ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो ये देखो जरा, ग्रेटर देन ग्रेटर देन ग्रेटर देन ग्रेटर देन ग्रेटर देन, यहाँ पे माइनस डी था तो हमने उसे डी लेके गए। नाउ कैन आई राइट इट एज योर डी, डी के तरफ क्या है, लेस देन साइन है, लेस देन 20 लिख दूं। अब मैंने साइन चेंज किया क्या, अरे डी की तरफ टोक है उसकी, चोच है उसकी, तो ये ना डी की तरफ चोच कर दी ना, वही तो लिखा है डी इक्वल टू 20, therefore price is increasing for d greater than 20। समझ में आया, yes or no, डन। प्रेजेंटेशन एक बार देखोगे आप पूरा कि भाई गिवन प्राइस फंक्शन इज दिस, फिर डिफरेंशिएट करोगे, यहाँ लिखो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू डी ऑन बोथ द साइड्स, फिर सिंस प्राइस इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन मतलब dp बाई डी डी इज ग्रेटर देन जीरो, इंक्रीजिंग बोल रहा है ना तो ग्रेटर देन जीरो, बस बाकी तो अपन ने सॉल्व ही किया। ठीक है, चलो थर्ड वाले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। द टोटल कॉस्ट फंक्शन, कॉस्ट दे दिए तुम्हें ऑफ प्रोडक्ट फॉर प्रोडक्शन ऑफ एक्स आर्टिकल इज गिवन एज, ये टोटल कॉस्ट फंक्शन है। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स अगर टोटल कॉस्ट इज डिक्रीजिंग, सेम क्वेश्चन है, फटाफट से क्या करोगे, क्या करोगे, टोटल कॉस्ट फंक्शन को क्या करोगे, डी बाई डी एक्स ऑफ सी करोगे, क्या हो जाएगा 100 का 0 प्लस 600 माइनस 6x, अरे 3 टू द 6 हो जाएगा ना वो, 3 इंटू 2x 6x। ओके, नाउ डिक्रीजिंग बोला है तो मैं तुरंत यहाँ पे लिख दूँ क्या, डिक्रीजिंग मतलब लेस देन 0 होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए, बस 600 माइनस 6x लेस देन 0, 6 इसमें से 6 को कॉमन निकाला, 100 माइनस 6 माइनस x हो जाएगा, ये लेस देन 0, 6 उधर के साइड जाएगा, ये जो 6 है ये सेम क्वेश्चन है गाइस, सेम क्वेश्चन है। ठीक है, कुछ भी नया नहीं है, ये जो 6 है इधर जाएगा 0 हो जाएगा। नाउ ये माइनस x इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस x, साइन वही है, साइन वही है, साइन चेंज नहीं होता है। अच्छा यहाँ पे x की तरफ मुंह खुला है उसका, तो ये लो x की तरफ मुंह ओपन करके x इक्वल टू x ग्रेटर देन 100, द टोटल कॉस्ट इज डिक्रीजिंग फॉर x ग्रेटर देन 100। डन एवरीवन, सिंपल था, कुछ भी टेक्निकल नहीं है यहाँ पे, सेम क्वेश्चन है, सेम एज क्वेश्चन नंबर 2। डन, थर्ड बहुत इजी, यस एक्चुअली दिस एक्सरसाइज इज वेरी इजी। नाउ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रोड्यूसेस एक्स आइटम प्रोड्यूस करता है। ठीक है, ऑब्वियसली वो भी हमें भी पता है कि एक जो है वो आइटम नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस है। टोटल कॉस्ट ये है, द डिमांड फंक्शन फॉर दिस प्रोडक्ट P इज इतना, फाइंड एक्स फॉर विच रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग एंड प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग। ओके, अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछे। फर्स्ट ऑफ ऑल उसके अलावा तुम यहाँ पे कंफ्यूज हो गए कि एक तरफ बोल रहा है डिमांड फंक्शन, एक मिनट रुको, कंफ्यूज अभी नहीं करती हूँ, पहले जो बोला है जो जो लिखा है वो लिखते हैं अपन। ठीक है, क्या क्या गिवन है, क्या क्या गिवन है बताना मुझे। द मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रोड्यूसेस एक्स यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं अपन, एक्स यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं। ओके, नाउ टोटल कॉस्ट कितनी दी है, लिखो गिवन टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू 180 प्लस 4x। क्लियर, नाउ अब आ जाना, द डिमांड फंक्शन फॉर दिस प्रोडक्ट P इज 240x, एक तरफ बोलता है डिमांड फंक्शन इज और एक तरफ लिख रहा है प्राइस, ये डिमांड फंक्शन है या प्राइस है, प्लीज टेल मी डियर, इज इट योर डिमांड फंक्शन और प्राइस। कंफ्यूज हो रहा है यहाँ पे, बोल रहा है द डिमांड फंक्शन ऑफ दिस प्रोडक्ट इज, डिमांड फंक्शन बोल रहा है तो डी लिखो ना सर, पी क्यों लिख रहे हो, एग्जैक्टली है क्या, ध्यान से देखना। द डिमांड, अब आपको सॉल्यूशन बता रही हूँ। ठीक है, द डिमांड फंक्शन फॉर दिस प्रोडक्ट पी इज, जो तुम्हारा प्राइस है इज डिपेंडेंट ऑन योर एक्स, प्राइस इज अ फंक्शन ऑफ डिमांड। कैन, अच्छा यहाँ पे एक्स क्या है, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस,
तो आप बोलोगे कि मैम प्राइस जो है वो डिपेंडेंट है नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस पे। नहीं, इसका मतलब ये है कि योर प्राइस, यहाँ पे लिख के दे रही हूँ मैं आपको, प्राइस इज डिपेंडेंट ऑन डिमांड। कहना से कि उन्होंने जितने यूनिट्स, उन्होंने उतने ही यूनिट्स, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ये जो कंपनी है उन्होंने उतने ही यूनिट्स प्रोड्यूस किए होंगे जितनों की डिमांड होगी। इसने एक्स यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं, इसका मतलब है एक्स यूनिट्स की डिमांड होगी बॉस। तो इसका मतलब जो प्राइस है वो डिपेंडेंट क्या है, तुम्हारी डिमांड, मतलब यहाँ पे क्या है एक्स। तो ये जो है ना, ये एक्स तुम्हारा क्या है डियर, पता है, डिमांड है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक्स इज योर, समझ में आया? डिड यू अंडरस्टूड दिस पार्ट? योर एक्स इज डिमांड ओवर हियर। मार्क दिस क्वेश्चन एज इंपॉर्टेंट एज इट्स कंफ्यूजिंग ऑल्सो। एंड छोटे से बच्चे, छोटी सी उसने एक काड़ी कर दी है बस क्वेश्चन में, और कुछ नहीं है। क्लियर एवरीवन? द डिमांड फंक्शन फॉर दिस प्रोडक्ट इज पी, मतलब प्राइस और डिमांड ही दिया है, और इसका मतलब एक जो है वो तुम्हारा डिमांड है। डन एवरीवन? थर्ड, इसका मतलब जो प्राइस जो है, पी जो है वो डिमांड का है कि ही इस पे है, ये हमें पता है। और पी एक्स दिया है, पी और एक्स का रिलेशन दिया है कुछ, मतलब जो तुम्हारा एक्स है वो क्या है, वो डिमांड है। क्लियर एवरीवन? समझ में आया? ये सत्यम, इजी था? डन? ओके। तो ये सारी चीजें अंडरस्टैंडिंग के लिए थी डियर, अब मैं ये हटा रही हूँ, ठीक है? दिस वॉज ओनली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। हाँ, ये यहाँ पे गिवन लिख लो आप। टोटल कॉस्ट इतना दिया है, 4x है, और प्राइस कितना दिया है आपको, प्राइस p, टोटल कॉस्ट c, p दे दिया है 240 माइनस एक्स। ये क्या होता है, ये क्या हो जाएगा, बोलो? अब क्या करोगे, फाइंड एक्स, एक्स से फाइंड करोगे फॉर विच रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग। गाइस रेवेन्यू निकालना पड़ेगा, मतलब मुझे पहले, सबसे पहले रेवेन्यू क्या होता है ये बताना मुझे। व्हाट इज योर रेवेन्यू? रेवेन्यू इज इक्वल टू पी डी, ठीक है? नाउ पी डी इज इंक्रीजिंग, वो बाद में कर लेंगे अपन, पहले प्राइस, प्राइस तो दे दिया यार, 240 माइनस एक्स। एंड व्हाट इज योर डिमांड ओवर हियर? डिमांड क्या है यहाँ पे, एक्स। समझ में आया? तो दिस इज योर आर, आर इक्वल टू ये। नाउ इसको सॉल्व करो, आर इक्वल टू 240x माइनस एक्स स्क्वायर। अब आपको क्या बोल रहा है वो, रेवेन्यू इंक्रीजिंग, मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन करना है, मतलब रेवेन्यू को किससे डिफ्रेंशिएट करोगे तुम, एक्स के टर्म्स में है, मतलब डी बाई डी एक्स ही करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा 240, और ये कितना हो जाएगा -2x इंक्रीजिंग, मतलब इज इट, इट विल बी ग्रेटर देन जीरो। देखो यहाँ पे, मतलब डी आर बाई डी एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, यस और नो? समझ में आया कैसे कर रहे हैं अपन? रेवेन्यू इज योर पीडी, प्राइस इंटू डिमांड, पता ही है हमें। रेवेन्यू क्या दिया है 240 माइनस एक्स इंटू एक्स, मल्टीप्लाई किया, इंक्रीजिंग बोला है, ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा डी आर बाई डी एक्स। क्लियर टिल हियर एवरीवन? ये क्लियर है? पक्का? ओके। चलो नाउ अब क्या बोला उन्होंने कि सिंस रेवेन्यू, अच्छा प्रेजेंटेशन एक बार देख लो, लेट्स सी योर टोटल कॉस्ट फंक्शन आर बी द रेवेन्यू, ये सी है, रेवेन्यू प्राइस इनटू डिमांड, आपने पूरे इसको, अच्छा प्राइस दिया था, डिमांड नहीं था, डिमांड एक्स ही तो है, पता है हमें, ठीक है? कैसे पता है, ये लाइन के थ्रू पता है। क्लियर? ओके। नाउ डी आर निकाल लिया, डी आर बाई डी एक्स निकाले, ये हमने भी निकाल लिया था, इसको ग्रेटर देन जीरो से इक्वेट करो, दो को कॉमन निकालो, क्या हो जाएगा ये, इसमें से दोनों साइड से 2 कॉमन निकलेगा, दिस विल बी 120 माइनस एक्स, ये 2 इधर जाएगा तो 0 होगा, 120 माइनस एक्स। ओके, अब ये माइनस एक्स अपोजिट साइड जाएगा तो एक्स हो जाएगा, माइनस एक्स अपोजिट साइड जाएगा तो प्लस एक्स होगा, यस और नो? साइन चेंज नहीं करने का है, साइन चेंज नहीं करेंगे। अब एक्स के तरफ क्या है, उसकी चोच है,
तो x की तरफ चोच ही रहने देना और 120 लिख देना. Therefore, the revenue is increasing for x less than 120. Clear? This part? Clear everyone? Simple है? Yes or no? ठीक है, सिर्फ आपको वैल्यू फाइंड करनी होती है. नाउ अब नेक्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है, फोर्थ का नेक्स्ट पार्ट बोल रहा है कि जो तुम्हारा प्राइस है वो इंक्रीजिंग है. प्राइस इंक्रीजिंग है मतलब प्राइस दे दी है, ये इंक्रीजिंग है. सिंपल. प्राइस बोला है, अरे नहीं, सो सॉरी, प्रॉफिट बोला है. सॉरी यार, इधर इतनी सारी लाइन सी. प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग. प्रॉफिट, प्रॉफिट कैसे निकालू? टोटल रेवेन्यू माइनस कॉस्ट. What was your formula for profit function? चलो ऊपर प्रॉफिट बताना. टोटल रेवेन्यू माइनस कॉस्ट. यस और नो? वही चीज करोगे आप. रेवेन्यू क्या आया था आपका? ये आ गया था रेवेन्यू. ध्यान से देखना, रेवेन्यू इज वॉज योर 240x माइनस एक्स स्क्वायर. ये रहा रेवेन्यू. कॉस्ट कितना दिया था क्वेश्चन में? कॉस्ट दिया था 180x प्लस 4x, और इन दोनों के बीच में क्या है? माइनस साइन है. रेवेन्यू का रेवेन्यू, कॉस्ट के बदले में कॉस्ट लिखा आपने. क्या क्या है? 240 ये था रेवेन्यू, x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस कॉस्ट. कॉस्ट है तुम्हारा 180 प्लस 4x. ठीक है, तो इसको सॉल्व करो पहले. दिस इज योर प्रॉफिट. ये क्या हो जाएगा तुम्हारा प्रॉफिट? इसको पहले सॉल्व करना पड़ेगा. 140x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 180 प्लस 4x. कहीं पे कुछ होता है क्या एडलेस? यस होता है ना यार. ये और ये होता है. यस और नो? अच्छा, ये माइनस साइन है तो ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा. तो ये और ये दोनों लेस हो जाएंगे आपके. तो ये हो जाएगा आपका 236x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 180. एक्स स्क्वायर को पहले लिख दो. माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 236x माइनस 180. ये आया है तुम्हारा प्रॉफिट आया है. क्या बोला है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है प्रॉफिट इज एन इंक्रीजिंग, मतलब डी बाय dx ऑफ p करना होगा. इज योर ग्रेटर देन 0. इंक्रीजिंग बोला है. यस और नो? और प्रॉफिट को आप पाई भी लिख सकते हो. तो जैसे यहाँ पे पाई है तो भी कंफ्यूज मत होना, और पी है तो भी कंफ्यूज मत होना गाइस. ठीक है, बेटर वे वही है, पाई लिखो आप. क्लियर? यहाँ तक समझा? अब क्या करेंगे आप, ये आपको पता है. तो डी बाई डी एक्स ऑफ ये प्रॉफिट कितना आ जाएगा? अच्छा, ये माइनस एक्स स्क्वायर है. माइनस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा माइनस 2x प्लस 236 का हो जाएगा प्लस 236, और माइनस 180 का हो जाएगा 0. अब ये बोला है ग्रेटर देन 0. यहाँ से वापस से कुछ कॉमन निकालो. दोनों में से 2 कॉमन निकलता है. 2 कॉमन निकाला, अपोजिट साइड भेजा, ये आ जाएगा. इसको ग्रेटर देन 0 लिया, माइनस एक्स दिया है यहाँ पे. ये माइनस एक्स ये वाले साइड आएगा तो प्लस एक्स हो जाएगा. एक्स की तरफ चोच है, एक्स की तरफ चोच लिख के 118 लिख देना. तो देयरफॉर द प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग फॉर एस एक्स लेस देन 118. क्लियर? पक्का एवरीवन? सिर्फ यहाँ पे वो डिमांड एक्स जो है यहाँ पे डिमांड है, बस उतना एक ट्रिक था, बाकी एवरीथिंग वाज सेम. ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मार्क कर लो. एग्जाम में देख के ही जाना है. अभी के अभी लेक्चर्स के साथ इंपॉर्टेंट मार्क करो, अदरवाइज छूट जाएगा आपका. ठीक है, ओके. फॉर मैन्युफैक्चरिंग एक्स यूनिट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं हम लोग. द लेबर कॉस्ट इज, क्या क्या गिवन है लिख लेते हैं. यहाँ पे x क्या है? यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड. x क्या है? यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड. पूरा लिखना, नंबर ऑफ यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड. ठीक है, लेबर कॉस्ट दे दिया आपको 150 माइनस 54x. प्रोसेसिंग कॉस्ट दे दिया है. ओके, प्रोसेसिंग कॉस्ट एक्स स्क्वायर. प्राइस ऑफ ईच यूनिट, प्राइस जो है हर एक यूनिट की इज p. ओके, प्राइस ऑफ ईच यूनिट दे दिया आपको. p
t इज इक्वल टू 10,800 माइनस 4x²। ओके, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x। टू फाइंड में क्या लिखोगे? x क्या है तुम्हारा? क्वेश्चन मार्क। फॉर विच टोटल जो कॉस्ट है वो डिक्रीजिंग है। टोटल कॉस्ट डिक्रीजिंग है मतलब सबसे पहले क्या फाइंड करना? टोटल कॉस्ट ही फाइंड करना है। टोटल कॉस्ट कैसे फाइंड करोगे? वेरी इजी, लेबर कॉस्ट प्रोसेसिंग कॉस्ट दिया, दोनों कॉस्ट को ऐड कर लो, वो जाएगा तुम्हारा टोटल कॉस्ट। यहाँ तो प्राइस दिया, इसको ऐड नहीं करोगे, और ऊपर x यूनिट दिया है, उसको ऐड नहीं करोगे, तो टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगी तुम्हारी? यहाँ देखो, टोटल कॉस्ट इक्वल टू लेबर कॉस्ट प्लस प्रोसेसिंग कॉस्ट, मतलब 150 माइनस 54x प्लस दिस x², ये हो जाएगा तुम्हारा टोटल कॉस्ट। यस और नो? ये समझा? सी समझा एवरीवन? ओके, ओके, नाउ सी क्या हो गया तुम्हारा? लेबर कॉस्ट प्लस प्रोसेसिंग कॉस्ट, ये लो दोनों ऐड कर लिया। ठीक है, उन्होंने बोला है कि जो टोटल कॉस्ट है वो डिक्रीजिंग है, मतलब टीसी अपॉन टीएक्स निकालना पड़ेगा, डीसी अपॉन डीएक्स निकालना पड़ेगा, डी बाई डीएक्स ऑफ सी करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट तो करना ही पड़ेगा ना, बिकॉज मुझे पता है डिक्रीजिंग मतलब एफ ऑफ एक्स शुड बी लेस देन 0। एफ ऑफ एक्स क्या है? डी बाई डी एक्स। ठीक है, तो ये डी सी बाई डी एक्स किया, इसको डिफरेंशिएट किया, 150 का क्या आएगा? 0, माइनस 54x का क्या आएगा? माइनस 54, और x² का क्या आएगा? 2x। ये पार्ट क्लियर है? नाउ माइनस 54 प्लस 2x, यहाँ से भी 2 कॉमन निकल जाएगा। ओके, नाउ दिस इज आर सी, डी सी अपॉन डी एक्स चाहिए अपना। डी सी अपॉन डी एक्स डिक्रीजिंग फंक्शन है, मतलब वो लेस देन 0 है। लो फटाफट से, 2 कॉमन निकला, 2 इधर गया, माइनस 27। अच्छा, यहाँ पे माइनस 27 है तो इसको यहाँ भेजना, तो x इज योर ग्रेटर देन 27। x सॉरी, x लेस देन है रे बाबा, लेस देन, इसको लेस देन बोलोगे ना, ग्रेटर देन थोड़ी ना बोलोगे। लेस देन 27 मतलब जो नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस करोगे तुम, ये नंबर लाइन है, तो 27 से कम प्रोड्यूस करोगे, और ये 0 है। लेकिन मुझे बताओ, क्या नंबर ऑफ यूनिट्स कभी भी 0 से कम हो सकती है क्या? क्या माइनस में नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस करोगे आप? कैन योर नंबर ऑफ यूनिट बी इन माइनस? नो, ऑब्वियसली। तो अब आप क्या बोलोगे? ऑल्सो एक्स ग्रेटर देन 0, एक्स जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए और 27 से कम होना चाहिए। ठीक है, इट्स कॉमन सेंस, एज एक्स इज नंबर ऑफ यूनिट्स। डन। द टोटल कॉस्ट इज डिक्रीजिंग फॉर एक्स लेस देन 27। चलो नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग, रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है। रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है मतलब रेवेन्यू क्या होता है? पीडी। रेवेन्यू क्या होता है? यस और नो? तो रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग मतलब प्राइस इनटू डिमांड। प्राइस तो दे दी थी तुम्हें, ये प्राइस दे दी थी आपको, और डिमांड क्या हो जाएगा? डिमांड यहाँ नहीं दिया है, उतने ही यूनिट्स। हम लोग क्या अज्यूम करेंगे यहाँ पे कि कंपनी उतने ही यूनिट्स प्रोड्यूस कर रही है जितने की डिमांड है। ये एक्स यूनिट्स ही प्रोड्यूस कर रही है जितने की डिमांड है। समझ में आ रहा है? तो डिमांड विल बी अगेन योर एक्स। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा रेवेन्यू। इस एक्स को भी मल्टीप्लाई करो आप यहाँ तक। ये समझ में आ रहा है डियर? प्राइस दिया था, डिमांड नहीं दिया था, तो हमने क्या अज्यूम किया कि कंपनी उतने ही यूनिट्स प्रोड्यूस करेगी जितने की मार्केट में डिमांड है, जितने की बिकने वाले हैं। ना कि हम हमारे घर में रखने के लिए, स्टॉक करने के लिए कंपनी नहीं बना रही है, बेचने के लिए बना रही है, जितने की मार्केट में डिमांड है। यस, क्लियर दिस पार्ट? ओके, नाउ अब आप क्या बोलोगे? सब एक्स के टर्म में तो डी आर बाई डी एक्स करोगे, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, नाउ ऊपर चलो जरा। कौन सा फंक्शन है वो? इंक्रीजिंग फंक्शन है, मतलब क्या है? ग्रेटर देन 0 है। डी आर बाई डी एक्स जिसको निकाला उसको ग्रेटर देन 0 करो। अगेन यहाँ से क्या कॉमन निकलता है? 12 इंटू 9, ये था 12, अपोजिट साइड जाएगा 0, 900 माइनस x² बचेगा। ठीक है, यहाँ से माइनस x² इधर आ जाएगा x²। ठीक है, x की तरफ क्या है? x² की तरफ क्या है डियर? देखना ज़रा, चोच है, तो x² की तरफ चोच लिख दिया 900। x की वैल्यू क्या आ जाएगी तुम्हारी? आपको पता है अंडर रूट आप जब करोगे 900 का तो प्लस माइनस 30 आएगा। यस और नो? तो मतलब जो x है वो बड़ा होगा -30 से, और वो छोटा होगा 30 से।
क्यों -30 +30 आया मैडम? अरे एक्स स्क्वायर था, कभी भी अंडर रूट से कोई भी वैल्यू बाहर निकलेगी तो वो प्लस माइनस के फॉर्म में होती है। ये कंसेप्ट पता है ना एवरीवन? इट्स वेरी सिंपल। ठीक है, डन। ओके, तो अब मुझे एक बात बताना, तो ये आप इसको ऐसे लिख दोगे, ठीक है? नाउ एक्स क्या था? नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस, या कितनी मार्केट में डिमांड आ रही है। ओके, तो मुझे बताना कभी मार्केट में डिमांड, एक इसका ऑप्शन एक बनता है आपका, देयरफॉर एक्स जो है वो ग्रेटर देन -30 है। -30 से, सॉरी, एक्स जो है वो क्या बोलोगे इसका आप, ग्रेटर देन -30 है। और दूसरा बोल रहे हो आप एक्स जो है तुम्हारा <30 है। -30 से ग्रेटर पॉसिबल है क्या? मतलब एक्स यहाँ पे 0 है, ठीक है, यहाँ पे कुछ 30 है, यहाँ पे -30 है। -30 से बड़ा और 0 से छोटा, ये क्या नेगेटिव नंबर कभी भी पॉसिबल है कि हम लोग कभी भी नेगेटिव मैन्युफैक्चर करेंगे क्या? नहीं। तो एक्स क्या हो जाएगा आपका 30। एक्स ग्रेटर देन, एक्स लेस देन योर 30, ये दिख रहा है, एक्स लेस देन 30 दिया है, एक्स लेस देन 30 दिया है, लेस देन है, तो एक्स लेस देन 30 मतलब 30 से कम होगा और 0 से ज्यादा होगा ऑब्वियसली। यहाँ पे भी आप लिख दोगे ऑब्वियसली, या फिर यहाँ पे लिख देना एंड, जैसे ऊपर लिखा था आपने, क्या लिखा था ऊपर? ऑल्सो एक्स विल बी ग्रेटर देन 0 एक्स एज एक्स इज नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस या नंबर ऑफ यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड। क्लियर? क्लियर, डन, समझ में आया? अदरवाइज बोलो, कुछ भी कंफ्यूजन है तो बोलो, मैं वापस आपको बताऊं। एनी कंफ्यूजन्स? पक्का डन, नो डाउट्स? ओके, एक बार वापस बता देती हूँ यार, हो सकता है आप लोग ये माइनस प्लस इसमें कंफ्यूज हो गए होंगे। इसको पकड़ो, -30, 30, इसका मतलब क्या हुआ? एक्स की तरफ क्या है देखना है, यहाँ पे मुंह है, इसका मुंह ओपन है, फर्स्ट चीज लिख दूं मैं, एंड एक्स की तरफ इसका चोच है, एक्स लेस देन 30, 30 से कम होगा और लेकिन 0 से ज्यादा होना चाहिए, ये होगा, लेकिन -30 से बड़ा होगा मतलब -20 -15, ये नॉट पॉसिबल। समझ में आया? तो दिस विल बी योर आवर सॉल्यूशन। क्लियर? ओके, नाउ अब क्या बोल रहा है वो आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द टोटल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्स आर्टिकल्स, टोटल कॉस्ट दे दिया है एक्स आर्टिकल मैन्युफैक्चर करने का, एक्स नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस, सी टोटल कॉस्ट है, फाइंड एक्स अगर एवरेज कॉस्ट इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। गाइस वेरी इजी क्वेश्चन, अन्य जुलाई 2016 में आया हुआ भी है। ठीक है, टोटल कॉस्ट को आप पहले तो डिफ्रेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएट करोगे, एक मिनट, टोटल कॉस्ट को डिफरेंशिएट नहीं करने बोला है, और तेरी, फाइंड एक्स फॉर विच एवरेज कॉस्ट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ओके, एवरेज कॉस्ट पूछा है डियर, क्वेश्चन अपन ने अच्छे से रीड आउट ही नहीं किया, एवरेज कॉस्ट पूछा है। एवरेज कॉस्ट क्या होता है? व्हाट इज योर एवरेज कॉस्ट? ऑन एन एवरेज एक पेन की कितनी कॉस्ट है? तो तुम बोलोगे टोटल कॉस्ट कितनी है एंड डिवाइडेड बाय टोटल कितने नंबर ऑफ यूनिट तुमने मैन्युफैक्चर किए हैं, तो ये हो गई तुम्हारी टोटल कॉस्ट, डिवाइडेड बाय एक्स करोगे, सी अपॉन एक्स करोगे, यस और नो? याद आ रहा है फॉर्मूला? फॉर्मूला याद आ रहा है क्या? ये दिव्या याद आ रहा है? सी अपॉन एक्स करेगी तो तेरा एवरेज कॉस्ट आ जाएगा। अब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग मतलब एवरेज कॉस्ट निकाल, उसको डिफ्रेंशिएट करना, तो एवरेज कॉस्ट क्या है? सी अपॉन एक्स, ये तेरी एवरेज कॉस्ट है। तो मतलब इसको डिवाइड कर दे एक्स से, ये कितना आ जाएगा? एवरेज कॉस्ट आ जाएगा तुम्हारा 47, एक्स अपॉन एक्स क्या हो जाएगा? 47 प्लस 300x माइनस एक्स क्यूब, ठीक है, एक्स स्क्वायर और ये एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये समझा? अब इसको डी बाई डी एक्स कर, डी बाई डी एक्स ऑफ सी ए करो, ये हो जाएगा 47, 0, 300x प्लस 300 माइनस एक्स क्यूब, ये हो जाएगा -3x², यस और नो? इसको बोलना है, एक बार बोलेगी इंक्रीजिंग फंक्शन मतलब ग्रेटर देन 0, एक बार बोलोगे डिक्रीजिंग फंक्शन। ये देखो ये कितना हो जाएगा? 300 माइनस 3x², 3 को कॉमन निकालो, आ जाएगा तुम्हारा 100 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको पुट करो, ग्रेटर देन 0 बोलो,
ये इधर आ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर लेस देन 100। दो आता है वैल्यू, -10 और 10, -10 ऑब्वियसली नॉट पॉसिबल, 10 इज पॉसिबल, ठीक है। एवरेज कॉस्ट ऑब्वियसली 10 से कम होगी, क्लियर। अच्छा, उसके बाद में डिक्रीजिंग फंक्शन में उसको लेस देन 0 बोल दे इसी पार्ट को। डिक्रीजिंग फंक्शन में क्या हो जाएगा, ये -x² इधर जाएगा तो x² हो जाएगा। अगेन दो वैल्यूज पॉसिबल है, दो वैल्यू आ रही है, एक 10 और एक -10 आ रही है। -10 अगेन नॉट पॉसिबल, 10 ही पॉसिबल है, क्लियर, डन, वेरी सिंपल एंड इट्स सिमिलर क्वेश्चन। बट इतना ध्यान रखना किसको उसने इंक्रीजिंग बोला और डिक्रीजिंग बोला, एवरेज कॉस्ट को बोला है। एवरेज कॉस्ट को उन्होंने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बोला, तो हमने एवरेज कॉस्ट निकाला C/X, क्लियर। बेटा पक्का समझा क्या, ये बता, 100% समझा? एनी डाउट टिल हियर? एक बार और बता दूं, लास्ट वाला बताऊं? यस, देख आ जाओ इधर। मैंने क्या किया था, यहाँ पे देखो, अपने सॉल्यूशन में देखो, इनको छोड़ो, अपना क्या आ रहा है, dCA/dx क्या आ रहा है बताना, 300 - 3x²। इसमें से 3 कॉमन निकालो तो 100 - 3x², ये हो गया मेरा d/dx ऑफ CA, ठीक है। मतलब एवरेज कॉस्ट के लिए हमने CA लिखा है ना। जब वो इंक्रीजिंग फंक्शन है, दोनों पूछा है ना क्वेश्चन में, इंक्रीजिंग भी बोला है डिक्रीजिंग भी बोला है डियर। जब वो इंक्रीजिंग फंक्शन है मतलब ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 लेके सॉल्व करो। जब वो डिक्रीजिंग फंक्शन है तो लेस देन 0 लेके सॉल्व करो। तो अब मुझे बताना 3, ये जो 3 है ये अपोजिट साइड जाएगा तो 0 ही होना है, तो ये रहेगा 100 - 3x² ग्रेटर देन 0। ये 3x² यहाँ जाएगा तो 100 ग्रेटर देन 3x², ठीक है। अब क्या हो जाएगा आपका, सॉरी 3 तो कॉमन निकाल लिया था रे, 3, ये 3 तो कॉमन निकाला ना, हाँ ये x² है, ऐसे गड़बड़ कैसे आ रहा है, ठीक है। ये हो गया x²। अब इसकी वैल्यूज कितनी निकलती है, 10 रूट होता है तो रूट से निकलेगा +-10, तो इसकी दो वैल्यूज आ रही है। तो आप बोलोगे, कैसे बोलोगे इसको, इसकी चोच, x की चोच, इसको मैं प्रॉपर लिखती हूँ, x की चोच इधर x की तरफ है एंड 100, ठीक है। नाउ -10 आ रही है वैल्यू और 10 आ रही है, x समझ में आया कैसे करने का। -10 इज नॉट पॉसिबल डियर, कभी भी कॉस्ट माइनस में कैसे होगी, खर्चा नेगेटिव थोड़ी, लॉस में जाएगा क्या, खर्चा कर रहे हो पहले ही लॉस आ रहा है, ऐसे थोड़ी ना होगा। तो x से हो जाएगा आपका लेस देन 10, गॉट इट। तो और इसी वाले पार्ट में अगर इसको मैं डिक्रीजिंग फंक्शन बना दूं, मतलब 0 हो जाएगा ये, ठीक है। जहां पे भी आपने ग्रेटर देन 0 किया है वहां पे लेस देन 0 कर लो। अभी इसके लिए मैं यहाँ सॉल्व करती हूँ, ठीक है, डिक्रीजिंग फंक्शन को यहाँ सॉल्व करती हूँ। मतलब ये जगह तुम्हारा 100 - x² लेस देन 0। अब ये -x² यहाँ जाएगा तो क्या रहेगा, 100 लेस देन x²। x के तरफ मुंह खुला है, x² मुंह ओपन है देख उसका, ठीक है। तो 100, नाउ यू विल से, अब आप क्या बोलोगे, अगेन -10 एंड 10 लिखोगे, यहाँ पे x लिखोगे तो क्या हो जाएगा, ये समझ में आया? देखो यहाँ पे देखो, साइंस देखो, अगेन डियर -10 इज नॉट पॉसिबल, तो यही पॉसिबल होगा। क्लियर, डन, ओके। तो गाइज अपन ने जितना बेसिक फॉर्मूले अपन ने पढ़े थे उतना पूरा अपने सॉल्व कर लिया है। नाउ फ्रॉम हियर 7 के बाद से पूरा आपका इलास्टिसिटी और मार्जिनल रेवेन्यू, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वगैरह है, ठीक है। तो वी विल कंटिन्यू इट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर, ऑलराइट। मेक श्योर आपको ये सारे क्वेश्चन एक बार प्रैक्टिस कर लो, थोड़े से कंफ्यूजिंग है, हल्के से 1.1% इज कंफ्यूजिंग, बाकी बहुत ईजी है, ठीक है। चलो, तो तब तक के लिए अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट फॉर्मूलेस के साथ। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।